सुन लोगे कथा कहानी, चैप्टर समाप्त। प्रश्न का सब उत्तर लिख दोगे, कोई भी प्रश्न आएगा। सब किताब का टॉपिक है, इससे ज्यादा तुम लोगों से नहीं पूछने वाला, यही सब किताब के पेज पर आएगा और अभ्यास में भी यही रहेगा। तो नियंत्रण एवं समन्वय, नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ बात हो रही है जीव में नियंत्रण एवं समन्वय की। अब जैसे ही जीव की बात आती है, यहाँ जीव की बात आ रही है, तो जीव का मतलब क्या? जीव का मतलब हो गया जंतु पादप। जंतु और पादप ये दोनों मिलके क्या हो गए? जीव हो गए। जीव विज्ञान में हम लोग बोटनी जूलॉजी दोनों का अध्ययन करते हैं, मतलब जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो यहाँ दोनों में नियंत्रण एवं समन्वय की बात हो रही है। अब ये है क्या नियंत्रण एवं समन्वय, थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, इसके बाद एक एक बिंदु पर यहाँ अवलोकन करेंगे, सबको समझेंगे। तो ये शीर्षक का अर्थ क्या है, इसको पहले समझते हैं, नियंत्रण एवं समन्वय की। जैसे मान लो विद्यालय में तुम लोग हो, अपने कक्ष में बैठे हो, और तब तक आ जाए उधर से चपरासी खबर लेकर के हेडमास्टर साहब बोलैले बड़न, तो क्या यहाँ जितना हाला कर रहे हो हेडमास्टर साहब के कक्ष में वैसे ही करोगे? नहीं करोगे। ठीक है। अब एक और बात समझो, तुम यहां खड़े हो, पीछे से कोई तुम्हारे हाथ में सुई चुभा दिया, तो क्या होगा? हाथ ऐसे हट जाएगा कि नहीं? अचानक हो जाएगा ना। ठीक है, एक और उदाहरण समझो, गए हो खूब अपना कि आज चलो किचन में रोटी हम ही बनाएंगे, हैं? अब पहले से रोटी बना उना के कोई रखा हुआ है, अभी आटा बचल है, तावा जाके हाथ वहीं से उठा लिया, तावा है गरम, क्या होगा? धड़ाक से फेंका जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? बाप रे बाप, जाने चल गु रहे थे मेरा हम आप ना। तो ये जितनी घटनाएं हुई, ये सभी नियंत्रण एवं समन्वय के अंतर्गत आती है। किसमें? जंतु में। जंतु में भी आता है। एक कुत्ता बैठा हुआ है, ले जाके तनी सा सुई धसा दो तो उठ के चलेगा, भाग नहीं तो काट देगा। होगा कि नहीं होगा? या कोई अचानक आवाज कर दो, आदमी को काहे ऐसे बोले, बुझाई लगे पाराने छूट जाइए हमारे पीछे से नहीं आदमी जाता है, कोई लुका के आ रहा है ना, कहाँ ऐसे करेगा कि हाली पिठिया पर होता है कि नहीं? तो डरा जाएगा। होगा ना। अच्छा, अब ये जंतु, ये तो हो गई जंतु की बात। अब पौधे में कैसा है? पौधे में भी कुछ होता है क्या इस तरह का? रात में पौधे पेड़ रोड पर है तो चल जाएंगे बगीचा में घूमने, हो जाएगा? या कभी सुने हो कि रोड पर पेड़ जा रहा था, धक्का लग गया? लेकिन इसमें भी होता है। तुम लोग ध्यान से देखना, गमले में एक पौधा लगा के घर में रख दो और उस घर की व्यवस्था ऐसी हो कि खिड़की से धूप आता हो, देखना धीरे धीरे वो पौधा खिड़की में निकल जाएगा। अच्छा चलो, ये समझ में नहीं आ रहा है और सुनो, जो हम लोग यहाँ परिवेश में जो है उदाहरण देते हैं, सबको समझ में आ जाएगा। आंधी तूफान आया, धान गिर गया, धान गिर गया, या कोई सब्जी का पेड़ है, बैगन वैगन बड़ा हो जाता है, गिर गया, कुछ दिन बाद देखना अगर उस गाछ को नहीं उठाओगे तो वहीं से मुड़ के ऊपर की ओर हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? अपने आप सब ऊपर फिर जाने लगेगा। ये बताओ कोई किया है वैसा? लेकिन अपने हो गया कि नहीं हो गया? तो ये भी एक नियंत्रण एवं समन्वय। अभी कोई नहीं, यहाँ देखो एक छुई मुई का पौधा है, जाके छू देना उसको, सब पत्ते एकदम मुरझा जाएगा। मुरझा जाएगा कि नहीं? तो ये भी नियंत्रण एवं समन्वय की बात यहाँ पर हो रही है। एक टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ छूटा है, एक इंपॉर्टेंट छूटा है, उद्दीपन और अनुक्रिया। बहुत महत्वपूर्ण है, उद्दीपन और अनुक्रिया। ये उद्दीपन क्या है? तो जैसे ही हम छुई मुई के पत्ते को छूते हैं तो उसको उद्दीपन मिला, और अनुक्रिया के रूप में क्या हो गया? पत्ती उसकी मुरझा गई। समझ में आ रहा है ना? जैसे गरम तवा को हमने जैसे ही छुआ, हाथ को उद्दीपन प्राप्त हुआ, और अनुक्रिया के रूप में क्या हुआ? तवा फेंका गया, छूट गया। कहाँ समझते हैं? जंतु में नियंत्रण एवं समन्वय। तो जंतु में हम लोग समझ गए ना। अभी छोटा छोटा समझे बात को, फिर आगे बहुत सारा है, इसको व्यापक विस्तार करेंगे। अब है तंत्रिका तंत्र। देखो, तंत्रिका तंत्र का मतलब है कि मान लो हाथ में यहाँ कुछ टच हुआ तो हमको पता चल जा रहा है, पता चल रहा है ना।
कहाँ पता चल रहा है? यहां से जो उद्दीपन मिला हमारे दिमाग को गया और वहां से फिर आया कि नहीं यहाँ पर कुछ हुआ है। तो यही है, ये यहाँ पर तंत्रिका तंत्र का यही कार्य है। पूरे शरीर से, जैसे यहाँ बल्ब जल रहा है, 4 यहाँ है, 2 यहाँ है, पंखा 4 गो है, ये सब है ना, और सबका सबसे तार 2-2 जुटा हुआ है और सब तार आके बोर्ड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उसी तरह से हमारे पैर से, हाथ से, दिमाग से, पीठ से, सारे जगह से तंत्रिका तंत्र स्किन में, मस्कुलर में लगे हुए हैं और सब जगह से तार आके ये हमारे पीछे जो मेरुदंड है, मेरुदंड यहाँ पर जो है, जिसको क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप के रूप में, यहां से बंडल के रूप में हमारे मस्तिष्क में आता है। समझ में आ रहा है ना? यहाँ मेरुदंड उसका रक्षक है, मेरुरज्जु जो है, और ये प्रतिवर्ती चाप के रूप में एक जगह बंडल के रूप में मिलता है, सब तार के रूप में बंडल बन के, और कहाँ आता है? हमारे मस्तिष्क में आता है। और वही सूचना आता भी है और जाता भी है। जैसे मान लो हम अभी बोल रहे हैं, ये कैसे बोल रहे हैं? कभी सोचो तुम लोग कैसे बोल लेते हो? मुंह से। तो मुंह अपने बोल लेगा? हैं? दिमाग कमांड देता है कि अब बोलना है, और जो हम पूछ रहे हैं या जो हम पढ़ा रहे हैं टू द पॉइंट ही कर रहे हैं ना। कि हेजा आए हैं तो कुछ दूसरा चीज नहीं ना बोलने लगेंगे। बोलने का मतलब दिमाग से देखो कितना सूक्ष्म प्रक्रिया है शरीर का, वो क्या हो रहा है अंदर कि हम बोल रहे हैं। जीभ है कभी तालू में, कभी दांत में, कभी कंठ में, कभी मुर्दा में टच हो रहा है और वहां से वैसी ध्वनि निकल रही। तो ये सटाने का काम कौन कर रहा है? दिमाग कर रहा है। दिमाग जीभ को संकेत दे रहा है, मुंह को, ओठ को संकेत दे रहा है कि तुमको अब फैलना है, सिकुड़ना है। बस 2 ही चीज पे हमारा गति होता है। पैर की गति, जैसे मान लो हम यहाँ से यहाँ चल रहे हैं तो क्या हो रहा है? बस 2 ही चीज, मांसपेशी या तो सिकुड़ रही है या फैल रही है, इसी पर डिपेंड है गति। ठीक है ना? हम चल रहे हैं, गति कर रहे हैं, तो मांसपेशी, दिमाग आदेश दे रहा है संबंधित अंग को, अब यहाँ सिकुड़ाव होगा। एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जो संकुचन लाता है। कौन सा होता है? विशेष प्रकार का प्रोटीन जो मांसपेशी में या तो फैलाव लाता है या वहां सिकुड़ाव लाता है। तो उसी तरह से गति होती है, बोली होती है, जो भी कार्य होता है उसी के अनुरूप होता है, और ये दिमाग करता है। और संकेत कौन देता है? तंत्रिका तंत्र के माध्यम से संबंधित अंग तक संकेत जाता है। और ये तंत्रिका तंत्र क्या है? न्यूरॉन है। न्यूरॉन का एक जाल है। समझ में आ रहा है ना? न्यूरॉन पढ़े हो 9th क्लास में भी। तो ये न्यूरॉन का एक सतत प्रवाह है, तार के रूप में एक दूसरे से सटे रहते हैं। न्यूरॉन के बारे में भी समझेंगे कैसे सूचना जाती है। तो ये हो गया तंत्रिका तंत्र। देखो न्यूरॉन जो होता है, तो न्यूरॉन क्या होता है? ये है क्या? डेंड्राइट, द्रुमिका। यहां होता है कोशिका, ये है कोशिका काय, ये है एक्सान और ये है अंतिम सिरा। अब ये जो द्रुमिका है ये टच रहता है, यहां से संकेत उपार्जित होता है। संकेत यहां से चलता है, ये आता है कहां? केंद्रक कोशिका काय में, और कोशिका काय से यहाँ एक्सान से होते हुए आता है यहाँ। जब अंतिम सिरा पर आता है तो यहाँ फिर एक न्यूरॉन रहता है, ऐसे फिर एक रहेगा लगातार, जैसे ईंट लंबा करके हम लोग करते हैं ना, तो उस तरह से ये। लेकिन यहाँ पर एक गैप होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार आता है, अभ्यास में मिलेगा। ठीक है ना? इसको सिनेप्स बोलते हैं या सिनेप्टिक दरार बोलते हैं। ठीक है? किसको? ये गैप को। तब इसके बाद फिर ये डेंड्राइट आएगा, यहाँ पर फिर न्यूरॉन आएगा। तो इसको पार करना होता है संकेत को। तो कैसे होता है? यहां से जब संकेत मिलता है तो यहां तक सब विद्युत आवेग के रूप में आता है, इसलिए ये इतना तेज होता है। तुम लोग देख रहे हो, हम तुरंत जवाब दे देते हैं, हम बोल रहे हैं तुरंत सुन लेते हो, तुरंत जान लेते हो। हम बोल रहे हैं तो तुम कैसे सुन रहे हो बताओ तो? हम लोग सूंघते हैं, भोज बनेगा, कहेंगे बड़ा बुझाता कि विशेष भोजन बन रहा भाई, बड़ा एकदम सब हरिया जाए के बाद ना। तो वहां से घ्राण तंत्रिका जो है ये पहुंचाया, ये भी दिमाग में। ठीक है? हम लोग देखते हैं ये भी आता है अग्र मस्तिष्क में। सारा कुछ सोचने वाला काम सब अग्र मस्तिष्क में होता है। ठीक है ना? जैसे अभी कोई सोच रहा होगा कि अब लगले भागेंगे घर, तो ये अग्र मस्तिष्क सोच रहा है। ठीक है? तो यहां से ये कान से जब हम तुम लोग सुन रहे हो, हम बोल रहे हैं, जाने में कुछ समय लगा,
कान सुना तो कान, यहां से कान से तार जुटा हुआ है, और अगर यहां पर विद्युत आवेग न रहे तो जल्दी नहीं पहुंचेगा, देर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो यहां पर यही होता है, विद्युत आवेग में बदलता है। लेकिन जैसे ही यहां जाता है अब दूसरे तंत्रिका तंत्र में, तो यहां होता है गैपिंग। तो होता क्या है, यहां विशेष प्रकार का रसायन मोचन होता है, रसायन केमिकल बन जाता है, केमिकल तुरंत स्रावित कर देगा ये न्यूरॉन अपने अंतिम सिरा पर, ठीक है। और ये जो केमिकल है ये इसके ध्रुमिका पर एक और आएगा, उसके ध्रुमिका पर जैसे ही आएगा फिर उसमें विद्युत आवेग आ जाएगा, फिर वो दूसरे जगह पर केमिकल स्रावित करेगा, फिर विद्युत आवेग आएगा। ये प्रक्रिया बहुत ही जल्दी होती है और ये सूचना का संसाधन के रूप में, ये सूचना को पहुंचाने का काम और ले आने का काम, दोनों तरह का काम ये करता है। ये सतत एक जाल बनाता है। समझ में आ रहा है ना? तो यह 5 नंबर का क्वेश्चन ये आता है कि स्वच्छ नामांकित न्यूरॉन का चित्र बनाएं। तो इसमें 2-4 चीज है जो मुख्य रूप से है। ये है ध्रुमिका, बताएंगे, क्वेश्चन है पेज पर। ये ध्रुमिका है, ये कोशिका काय है, ये है केंद्रक, ये है एक्सान, ये है अंतिम सिरा। समझ में आ रहा है? अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं प्रतिवर्ती क्रिया पर। प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब जो अभी हम लोगों ने उदाहरण देखा कि कोई पीछे से सुई खोस दिया हाथ में धीरे से, तो हाथ ऐसे नहीं हो जाएगा। अब ये प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है, तो देखो कुछ ऐसा चीज है जो कि सब काम दिमाग ही नहीं कर पाता है। अब जैसे मान लो हम तवा को पकड़ लिए, तवा गर्म है, हाथ जल गया। अब सोचो, यहां से सूचना गई दिमाग में, दिमाग से सूचना आई यहाँ, फिर छोड़ो, तब हमने छोड़ा तब तो हाथ कुछ जल जाएगा ना, हाथ जल जाएगा। अब 2 चीज यहाँ काम करता है, एक तो प्रतिवर्ती चाप और एक मस्तिष्क, दिमाग और प्रतिवर्ती चाप, जो कि यहाँ हमारे पीठ के पीछे जो मेरुदंड है उसमें बंडल के रूप में यहाँ है। तो हाथ जैसे ही जला, ये दिमाग से नहीं हुआ, हम सोच के नहीं फेंके, हम उस तवा को या गर्म वस्तु को सोच के नहीं फेंके हैं, वो अपने फेंका जाएगा। सोच के देखना कभी, भले तुम कहो कि गरम रहा तो हम कहो कि फेंक देनी है ना, तो हाथे जोर गो रहे, अरे तुम फेंके हो, फेंका गया है। ये प्रतिवर्ती चाप से, ये कई बार क्वेश्चन आया है कि प्रतिवर्ती क्रिया कहां से होती है, दिमाग से नहीं होती है, ये प्रतिवर्ती चाप से होती है, वहीं से हो जाता है। दिमाग तक सूचना बाद में जाती है, लेकिन ये क्रिया पहले हो जाती है। क्वेश्चन आएगा कि क्या प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है इसकी सूचना दिमाग तक जाती है, तो हाँ जाती है, बाद में जाती है, पहले ये हो जाता है काम, ठीक है ना। तो ये है प्रतिवर्ती चाप हो गया, समझ गए हम लोग। अब ऐच्छिक क्रिया, जो सामान्य रूप से हम लोग चल रहे हैं, ऐच्छिक क्रिया है, हम सोच रहे हैं कि आज टहलेंगे, तो अपना सोच समझ के टहल रहे हैं, लेकिन वही है अनैच्छिक क्रिया, हम टहल रहे हैं। तो अच्छा तुम लोग हमको देख के बताओ, हमारे शरीर में कोई क्रिया हो रहा है, चल रहा है, अब रुक गए, कोई क्रिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या हो रहा है, हैं? कहाँ कुछ हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है? हम आंख का पलक गिरा रहे हैं, हो रहा है कि नहीं? सांस चल रहा है, चलो ये हृदय का, हृदय धड़क रहा है, रुधिर चल रहा है ना। तो ये सारा कुछ सोच, ये अपने आप होता रहेगा। इस पर हम ज्यादातर इसको कमांड नहीं कर सकते हैं। हम चाहें कि अब हम धड़कन रोकता नहीं, तो रोकेगा जी, हैं? सांस तो मान लो कुछ देर के लिए रोक सकते हो, लेकिन आंख का जो पुतली है ना, डॉक्टर देखना टॉर्च बार के देखता है, तो ही नहीं देखता कि प्राण बचल है कि नहीं बचल है। एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है, तुम भी चेक कर सकते हो। किसी की आंख में जैसे ही टॉर्च जलाओगे, वो होश में रहे चाहे ना रहे, उसकी आंख की पुतली सिकुड़ जाएगी। आंख में पुतली होती है और अंधेरा में वो फैल जाता है। खूब लाइट से अचानक घर में जाना, तुमको दिखाई नहीं देगा, लेकिन वही 5 मिनट रुक जाओगे तो फिर दिखाई देने लगेगा। अच्छा हेजा की तबियत है, हेजा है सामान बा, हेजा होगा। शुरू में तो एकदम अंधेरा रहेगा, क्यों? आए हो पूरा लाइट से, तो पुतली जो है ना वो एकदम पतली हो गई है, एकदम सुई जैसा छेद है, नहीं तो आंख खत्म हो जाएगा ना। और वही जब अचानक आओगे तो एक पे एक नहीं फैल जाएगा, वो धीरे धीरे उसको थोड़ा बड़ा होने में आदमी नहीं कहता कहा आंख फाड़ फाड़ के देखा था। ये सही चीज है, आंख फाड़ के देखना मतलब पुतली बड़ा होता है तो ज्यादा दिखेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया कौन सा? अनैच्छिक क्रिया। ये सब जो क्रिया है, मस्तिष्क, यहां मस्तिष्क की जो बारी आती है, तो मुख्य रूप से हमें 3 मस्तिष्क पढ़ना है।
अग्र मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और अब अग्र मस्तिष्क जो है ना, ये सब सोचने समझने का काम यहां से किया जाता है, ठीक है। और जो अनैच्छिक क्रिया है कुछ मध्य मस्तिष्क से और पश्चिम मस्तिष्क से संचालित होती है, समझ में आ रहा है ना। पश्चिम मस्तिष्क जो है ये हमारे संतुलन, सबसे बड़ा चीज आता है पश्चिम मस्तिष्क में। एक मेडुला होता है, एक अनुमस्तिष्क होता है, मुख्य चीज। तो ये पश्चिम मस्तिष्क में जो अनुमस्तिष्क है ना, हम खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? संतुलन बना है ना। अगर हम में प्राण पखेरु न रहे तो क्या हम खड़े रह जाएंगे? गिर जाएंगे कि नहीं धड़ाम दे, या कोई बेहोशी जैसा हो जाए तो हम संतुलन नहीं बना पाएंगे, गिर जाएंगे। तो ये कहां से होता है? ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन है पेज पर भी कई बार परीक्षा में आया है कि शरीर का संतुलन किससे बनता है? पश्चिम मस्तिष्क से, या अनुमस्तिष्क रहे तो अनुमस्तिष्क से। ये जो टहल रहे हैं ना, ये मस्तिष्क से हो रहा है। और जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है वो क्या होती है? मेरु रज्जु से होती है, दो जगह से होता है। तो ये हो गया मेरु रज्जु। अब पादप हार्मोन, पादप हार्मोन में मुख्यतः 3-4 प्रकार के हार्मोन हम लोग पढ़ेंगे। 3 गो वृद्धि हार्मोन, एक होगा ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, और एक पढ़ेंगे हम लोग एब्सिसिक अम्ल। पूरा एनसीईआरटी चल रहा है, ठीक है ना, एक को इधर उधर नहीं हो रहा है। तो देखो पादप हार्मोन में पूछेगा कि वृद्धि हार्मोन, तो ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ये तीनों क्या है? वृद्धि हार्मोन। ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन कैसे हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन, वृद्धि करने वाले हार्मोन। ये ऑक्सिन जो होता है, पेड़ पौधा दीवार के पास में लगा देना, अगर धूप नहीं मिल रहा है तो तिरछा होकर धूप देने चल जाएगा, इसी के कारण होता है। कैसे होता है हम लोग विस्तार से जब क्वेश्चन करेंगे तो पढ़ेंगे। मटर का, अच्छा, नेनुआ सतपुतिया, लौका का पौधा लगा दो और झाखा झुकी गाड़ दो, तुमको बांधना नहीं है, वो अपने आप निकलेगा, हते हते प्रतान कुल बांधता हुआ आगे बढ़ जाएगा। किसके कारण होता है? इसी कारण, ऑक्सिन के कारण होता है, ठीक है ना। वो अपने सहारे को प्रतान बोलते हैं, उसमें से जो निकला होता है ना रेशा, तो वो जहां देखना स्प्रिंग जैसा हो जाता है, गोल, लकड़ी में टच होगा तो ऑटोमेटिक कोई बांधता है उसको इतना ज्ञान है, चलो बैठो, इतना ज्ञान है, वो बांध लेगा फिर आगे बढ़ेगा। तो ये ऑक्सिन के कारण होता है का नाम। अब एब्सिसिक अम्ल, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। एब्सिसिक अम्ल मतलब जैसे पत्ती, क्या पेड़ पौधा में जो पत्ती होता है वो हमेशा एक ही पत्ती रहती है, पत्ती गिरती भी है, नई पत्ती भी आती है, ठीक है ना। तो पत्ती गिरना ये एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है, फल पकना, फल गिरना, ठीक है ना। तो ये एब्सिसिक अम्ल, इसको भी पौधे में हार्मोन का रूप ही दिया जाता है। अब आते हैं जंतु हार्मोन। जंतु हार्मोन की अब बात हो रही है तो सुना होगा तुम लोगों ने कि घेंघा का बीमारी हो गया, किसी को शुगर जनरली होता है, लेकिन इसको और क्या कहते हैं? मधुमेह। बहुत बढ़िया, क्या कहा है जी? हाँ, मधुमेह, डायबिटीज, इसी को इंग्लिश में डायबिटीज कहते हैं, हिंदी में मधुमेह कहते हैं। थायराइड जो ग्रंथि है वहीं पे थायरोक्सिन बनता है, और थायरोक्सिन किसके चलते बनता है? आयोडीन जो होता है वो थायरोक्सिन के निर्माण में सहायक होता है। तो आयोडीन की जब कमी हो जाती है तो थायरोक्सिन बनना कम हो जाता है, और थायराइड ग्रंथि उसको बनाने के चक्कर में ज्यादा मेहनत करने लगता है। परिणाम यह होता है कि यह गला फूल जाता है और घेंघा की बीमारी हो जाती है। समझ में आ रहा है ना? तो ये होता है वहां से ऐसे। अब एक मधुमेह की बीमारी, हमारे अग्न्याशय में इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। ये इंसुलिन क्या करता है? हमारे रक्त, देखो जो भी हम खाना खाते हैं, चाहे वसा हो या कार्बोहाइड्रेट हो,
ये सब टूटता है तो शुगर ग्लूकोज ही टूटता है। ग्लूकोज का मतलब चीनी, शुगर, समझ में आ रहा है ना। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ अग्न्याशय से कौन स्रावित होता है? इंसुलिन। क्वेश्चन कई बार आता है इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, तो अग्न्याशय से, पेनक्रियाज जो होता है तो वहां से होता है। अब इंसुलिन ये देखता है अग्न्याशय कि कितना चाहिए, जहिया ज्यादा मीठा खा लोगे, बुनिया रसगुल्ला ज्यादा चाप दोगे भोज में, वो दिन अग्न्याशय ज्यादा बनाएगा इंसुलिन, क्योंकि उसको बैलेंस करना है। जिस दिन शुगर कम रहेगा, उपवास रखोगे, उस दिन कम बनाएगा। अब ये क्या होता है कि कुछ समय बाद ये कम बनाने या ज्यादा बनाने के चक्कर में खान पान का जो बैलेंस बिगड़ जाता है, तो ये इंसुलिन बनना कम या ज्यादा हो जाता है या बंद भी हो जाता है। तब वहीं से उत्पन्न होती है बीमारी, किसकी? मधुमेह की, ठीक है ना। अब क्या होगा कि शुगर बढ़ गया, ग्लूकोज बढ़ गया, उसको कम करेगा नहीं, क्योंकि बन नहीं रहा है, यहाँ से इंसुलिन बन नहीं रहा है, तो विशेष प्रकार की अब व्याधियां आएगी, शरीर अनबैलेंस होने लगेगा, कई प्रकार की बीमारी होगी। अब डॉक्टर के पास जाओगे तो वो क्या कहेगा कि इंसुलिन बन तो नहीं रहा है, अलग से अब इंसुलिन देगा इंजेक्शन में लगा के, एक हफ्ता में एक दिन अगर कम है तो। बहुत सारे मरीज है रोज भी इंसुलिन लेते हैं या टैबलेट लेते हैं, तो एक बार इंसुलिन लगा दिया तो कुछ दिन तक वो क्या होगा, शुगर बैलेंस रहेगा, फिर उसका हो जाएगा। खाओगे ना, खाओगे तो बढ़ेगा, तो ये हो जाता है यहाँ से। एक होता है अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं, वहां से एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होता है। ये सब किसकी बात हो रही है? जंतु हार्मोन की। एड्रिनलिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आता है। इसको आपातकालीन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। किस हार्मोन को आपातकालीन के नाम से जानते हैं? एड्रिनलिन। एड्रिनल ग्रंथि, अधिवृक्क, ये कहाँ होता है? तो यहाँ जो होता है, यहाँ पर वृक्क होता है, किडनी, ठीक है ना। दोनों ये मेरुदंड है, दोनों साइड में, और उसके ऊपर, दोनों के ऊपर एक एक छोटा छोटा रहता है, उसको अधिवृक्क कहते हैं। और वहीं से बनता है, फोटो दिया होगा कहीं ना कहीं, हाँ, वहीं से बनता है एड्रिनलिन हार्मोन, और वो ग्रंथि को एड्रिनल या अधिवृक्क हिंदी में कहते हैं। अब ये आपातकालीन हार्मोन होता है। क्या होता है? तुम जा रहे हो तो कोने से भैंसा चहेट ले, हैं, होगा ना, या बोका बकरी में भी बड़ा मरखा होता है, वो चहेट ले, सिंह तरनिया के आ जाए, तो उस समय क्या होता है, तुम्हारा शरीर जो होता है अब एकदम हाई पावर में आ जाएगा। शरीर में भी व्यवस्था है। एक क्वेश्चन आता है कि जब एड्रेनलिन हमारे रक्त में स्रावित होता है तो होता क्या है? तो ये होता है कि हमारा जो श्वसन दर है बढ़ जाता है, हृदय का जो बीट है वो बढ़ जाता है। अब इससे क्या होता है कि बहुत सारा ऑक्सीजन मिलता है, बहुत सारी ऊर्जा मिलती है, और हम विषम परिस्थिति में जो होने से बकरी चहेटा है चाहे बकरा चहेटा है, उससे निपटने के लिए तैयार हो जाते हैं। चाहे भैंसु आएगा तो लौर वोर उठा लेंगे, आवो जब जान जइबे करी तो फरियाल होता है ना। तो ये आपातकालीन हार्मोन है, शरीर के ताकत को दुगना तिगुना कर देता है, और पाचन तंत्र की ओर जो रुधिर का स्राव है उसको बंद कर देता है, दिमाग की ओर कर देता है, और श्वसन दर बढ़ जाता है, डायफ्राम तेजी से अप डाउन करने लगता है, जिससे ऑक्सीजन ज्यादा मिलता है, और जो हृदय है वो भी तेज चलने लगता है, इससे ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। ये होता है एड्रेनलिन के स्राव होने में। अब यहां आते हैं जलानुवर्तन। जलानुवर्तन की बात अब करते हैं थोड़ा सा। तो ये जलानुवर्तन क्या है? पौधा जो होता है, मान लो यहाँ पर पौधा है और ये जड़ है इसका, और यहाँ एक हम डाल दिए हैं, कीप बना दिए हैं, ये कर दिए, ये प्रयोग करना है, क्वेश्चन में है, इसको करवाएंगे। यहां से रोज पानी डालें तो हम देखेंगे कि कुछ समय बाद ये जो जड़ है ये मुड़ के इधर हो गया, पानी की ओर हो गया। यही जड़ का पानी की ओर मुड़ना जलानुवर्तन कहलाता है। समझ में आ रहा है? जड़ देखो, पेड़ पौधे भी होते हैं ना, इनको बहुत ज्यादा जानकारी है, और हार्मोन के माध्यम से या अन्य परिस्थिति के माध्यम से ये भी अपना नियंत्रण और समन्वय करते हैं। जिधर जिस चीज की आवश्यकता है उधर चले जाते हैं। यहाँ तक कि ये एक होता है रसायनानुवर्तन भी होता है, एक छोड़ दिए हैं रसायनानुवर्तन। ये क्या होता है? तो जो पौष्टिक आहार अगर मिट्टी में है, इसको मिल रहा है, तो ये उधर चला जाएगा। अगर मिट्टी में कहीं जहर पॉइजन है, ये उधर से घूम जाएगा, तो हट जाएगा, दूर भी जाएगा और हट भी जाएगा। तो ये हो गया जलानुवर्तन। अब
प्रकाशानुवर्तन क्या है? तो पेड़ पौधे का जो तना होता है उसका प्रकाश की ओर मुड़ जाना प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। समझ में आ रहा है? उसी तरह से गुरुत्वानुवर्तन क्या है? तो अभी हमने उदाहरण दिया, एक यहाँ पर मान के चलो गमला है, लगा हुआ है, पेड़ पौधा है, यहाँ से थोड़ा सा जड़ निकला हुआ है, ये अपना पूरा लहलहा रहा है, आंधी आया, ये क्या हो गया है? क्या हो गया? गिर गया, गिर गया ना। हाँ, तो रहो, ये गिर गया, ये मान लो अब ऐसे हो गया, ये गिर गया। तो जब गिर गया ये, तो क्या ये ऐसे ही रहेगा? नहीं रहेगा, ऐसे नहीं रहेगा। ये क्या होगा? नीचे की ओर अपने आप आएगा और ये ऊपर की ओर अपने आप जाएगा। जो तना है ऊपर मुड़ जाएगा अपने आप। कोई भी पेड़ हो, देखना, नींबू का हो, अमरूद का हो, अगर कोई गिर गया है तो देखना 1 महीना बाद वो फिर सोज हो जाएगा, लेकिन वहां भले टेढ़ हो जाए लेकिन सीधा हो जाएगा। होता है कि नहीं ऐसा? तो यही है गुरुत्वानुवर्तन। अब इसमें 2 तरह के गुरुत्वानुवर्तन होते हैं, एक धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन, एक ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन। तो धनात्मक का मतलब ये जो है गुरुत्वाकर्षण की ओर मुड़ता है तो धनात्मक, ये गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध मुड़ता है तो ऋणात्मक। समझ में आ रहा है?